पिछले वीडियो तक हम अंडक की संरचना पूरी पढ़ चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज हम गुरु बीजाणु जन्म। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, परिभाषा देखिए। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा गुरु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया को गुरु बीजाणु जन्म कहते हैं। दोबारा देखना, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, इस कोशिका द्वारा गुरु बीजाणु अनेक गुरु बीजाणु बन जाते हैं। उनके निर्माण की जो क्रिया होती है उस क्रिया को ही गुरु बीजाणु जन्म कहते हैं। प्रारंभ में क्या होता है, बीजांडकाय, हमने नाम लिया यहाँ पे बीजांडकाय, जो आपको एक चित्र में मैंने बताया था। यहाँ पे इस प्रकार की हमने संरचना बनाई थी कुछ समय पूर्व। पिछले वीडियो में हमने देखा था, इस प्रकार की मैंने एक संरचना बना के आपको दिखाया था। ये संरचना, ये बीजांड की संरचना थी। ये पूरी जो कोशिकाएं थी अंदर से बाहर की तरफ, इससे बाहर ये अपना भ्रूणकोश होता है। भ्रूणकोश के बाहर की तरफ जो भी कोशिकाएं थी वो सारी बीजांडकाय कोशिकाएं कहलाती है। यहाँ की बात कर रहे हैं हम। बीजांडकाय कोशिकाओं में से कोई भी एक कोशिका, यहाँ संपूर्ण बीजांडकाय कोशिकाएं होती है टोटल। प्रारंभ में इस प्रकार की आकृति का नहीं होता, इस प्रकार गोलाकार आकृति का होता है। प्रारंभ में इस प्रकार बीजांडकाय कोशिकाएं होती है संपूर्ण, पूरे अंदर फैली हुई। तो ये बीजांडकाय कोशिका में कोई भी कोशिका, एक कोशिका होती है, वो परपशु कोशिका का कार्य कर सकती है। दोबारा नाम ले लें अपन, बीजांडकाय कोशिकाओं में से, ये सारी बीजांडकाय कोशिकाएं होती है, इनमें से कोई भी कोशिका, कोई भी XYZ वो परपशु कोशिका की भांति कार्य कर सकती है। इसी परपशु कोशिका जो आग होती है वो सघन जीवद्रव्य वाली होती है। उसका जीवद्रव्य अत्यंत सघन होता है, केंद्रक उसका सुस्पष्ट होता है तथा इसका सघन जीवद्रव्य, केंद्रक सुस्पष्ट तथा इसका आकार अन्य कोशिकाओं की भांति कुछ बड़ा होता है। इस प्रकार की जो कोशिका इन बीजांडकाय कोशिकाओं में एक ही कोशिका पाई जाती है, वो परपशु कोशिका की भांति कार्य करती है। इस परपशु कोशिका में विभाजन होता है। विभाजन होता है यहाँ समसूत्री विभाजन द्वारा ये दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है, मतलब दो भागों में बढ़ जाती है। बनने वाले दोनों कोशिकाएं कहलाती है प्राथमिक द्वितीय कोशिका। दूसरी बनने वाली इससे कोशिका का जो नाम होता है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका ये समसूत्री विभाजन द्वारा परपशु कोशिका को दो भागों में बढ़ जाती है। प्राथमिक द्वितीय कोशिका में या तो विभाजन नहीं होता या इसमें लगातार विभाजन होता है, जिससे बाहर की ओर, इसके बाहर की ओर भित्ति का निर्माण हो जाता है, या मैं कह सकता हूं इसके बाहर की ओर आवरण बन जाते हैं, जिससे यहाँ दो आवरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बाह्य अध्यावरण और ये अंत अध्यावरण, जो पूर्व में आपको बताया जा चुका है। इन दोनों अध्यावरणों का निर्माण प्राथमिक द्वितीय कोशिका में लगातार समसूत्री विभाजन के द्वारा बाहर की ओर भित्ति बन जाती है, अर्थात दोनों अध्यावरण बन जाते हैं। अंदर की तरफ बात की जाए तो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका थे। इस प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की भांति कार्य करती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की भांति ये कोशिका कार्य करती है। देखो हमने शुरू में यहाँ नाम लिया था परिभाषा गुरु बीजाणु जन्म में। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया अर्थात हम प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका प्रपशु कोशिका से प्राप्त हुई, इस कोशिका यह गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की भांति कार्य करेगी। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ कोशिका थी, यहाँ लगातार दो विभाजन हुआ। यहाँ मुख्य कोशिका ये थी जिसे अपन परपशु कोशिका बोलते हैं। इसमें समसूत्री विभाजन हुआ। विभाजन के फलस्वरूप कोशिका दो भागों में बट गई। पहले केंद्रकों का विभाजन होता है। ये मान लो एक कोशिका ये रही, एक कोशिका ये रही, एक कोशिका यहाँ प्राथमिक द्वितीय कोशिका बनती है। फिर इसमें लगातार विभाजन होता जाता है और ये विभाजन के द्वारा बाहर की ओर अध्यावरणों का निर्माण कर लेती है, बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण।
बचती इसके अंदर कोशिका बीजाणुजन कोशिका, ये रही आपकी बीजाणुजन कोशिका जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका विभाग के कार्य करेगी। इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये जो कोशिका थी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, वह 4 अगुणित कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। देखिए यहां से 1 2 3 4, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है और जो केंद्रक होता है वो अगुणित अवस्था में आ जाता है, अर्थात एन अवस्था में आता है। अर्थात पूरी बात करी जाए तो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है जो अगुणित अवस्था में रहते हैं। ये विभाजन अर्धसूत्री विभाजन यहाँ कहलाता है। इन चारों कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं अपना पोषण चौथी कोशिका को प्रदान कर नष्ट हो जाती है। प्राय इन चारों कोशिकाओं में से सक्रिय होने वाली कोशिका निभाग की ओर की होती है, जो हम पूर्व में बात कर चुके हैं। निभाग एक ऐसा स्थान था जहां पर बीजांडकाय का या कह सकते हो भ्रूण कोश का वह स्थान जहां अध्यावरण पाया जाता है उसे निभाग कहते हैं। ये बाहर का भाग जहां अध्यावरण अनुपस्थित होता है उसे कहा जाता है बीजांड द्वार। तो हम निभाग की बात कर चुके हैं। इन चारों कोशिकाओं में सिर्फ ओनली निभाग की ओर की कोशिका सक्रिय होती है। अधिकांश आवर्त विधि पादपों में यही प्रक्रिया पाई जाती है। बाकी 3 शेष जो कोशिका होती है वो कोशिका यहाँ से नष्ट होकर अर्थात अपना पोषण प्रदान करके ये तीनों कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। इस अवस्था में बीजांड होता है वो एक मादा युग्मकोद विधि की भांति कार्य करता है। तो अब हमारे पास बीजांड में अध्यावरण बन गए, निभाग की ओर की कोशिका सक्रिय होकर बड़ी कोशिका बना लेती है, इसमें उपस्थित जो तीनों कोशिकाएं थी वो नष्ट हो जाती है और लास्ट में हमारे पास एक सिंगल कोशिका युक्त जिसे अपन मादा युग्मकोद विधि बोलते हैं वो हमारे पास इस संरचना में प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं मादा युग्मकोद विधि। मादा युग्मकोद विधि की संरचना शुरू करते हैं पर इसको भ्रूणकोश भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मादा युग्मकोद विधि। इसको भ्रूणकोश भी कहा जाता है। देखिए हम लास्ट में वहां तक ये पढ़ चुके थे कि हमारे पास ये बीजांड था और बीजांड में इस प्रकार का एक सक्रिय केंद्रक हमारे पास उपस्थित हो जाता है। क्या एक सक्रिय कोशिका यहाँ शेष बच जाती है, बाकी 3 कोशिका थी वो अपहासित हो जाती है, नष्ट हो जाती है और अपना पोषण इसे प्रदान कर जाती है तथा इसके बाहर पाए जाने वाले समस्त कोशिकाओं को बीजांडकाय कोशिकाएं कहते हैं। ये सक्रिय जो कोशिका थी वो बीजांडकाय कोशिकाओं से पोषण प्रदान करती है और अपने आकार में कुछ बड़ी हो जाती है, अपने आकार में और बड़ी हो जाती है। इस आकार में बड़ी जो कोशिकाएं थी कुछ समय पश्चात इस कोशिका में क्या होता है, इस कोशिका में छोटी छोटी रिक्तिकाएं बननी शुरू हो जाती है। ये छोटी छोटी रिक्तिकाएं बड़ी रिक्तिका बना लेती है, अंत में जाकर ये छोटी रिक्तिकाएं सारी मिलकर एक बड़ी रिक्तिका बना लेती है और ये इसका केंद्रक होता है। इस केंद्रक में टोटल 3 बार समसूत्री विभाजन होता है। जो ये सक्रिय कोशिका का केंद्रक था, इस केंद्रक में टोटल 3 बार समसूत्री विभाजन होता है। प्रथम बार समसूत्री विभाजन के कारण इसमें 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। मैं संपूर्ण प्रक्रिया यहाँ दोबारा बना देता हूँ इस चित्र को नीचे। देखिए ये अंदर वाली कोशिका ये है आपकी जिसे सक्रिय कोशिका कहा था। यहाँ रिक्तिका बड़ी है, इसके अंदर पहले छोटी छोटी रिक्तिका बनती है, सारी रिक्तिकाएं मिल जाती है जिसके कारण बड़ी रिक्तिका बन जाती है। इसमें टोटल 3 बार समसूत्री विभाजन हुआ तो ये इसका केंद्रक था, इस केंद्रक में समसूत्री विभाजन हुआ तो ये 2 केंद्रकों में बढ़ गया। दोनों केंद्रकों में से एक केंद्रक निभाग की तरफ और एक केंद्रक बीजांड द्वार, नीचे वाला जहां अध्यावरण नहीं पाए जाते उसे बीजांड द्वार कहते हैं। मैं पूरा बना देता हूं, ये इसका अध्यावरण, ये लीजिए ये अध्यावरण बना दिया हमने और ये बीजांडकाय कोशिकाएं बाहर की तरफ आ गई। तो एक कोशिका ये बीजांड द्वार आ गया और एक केंद्र के ऊपर वाला निभाग जहां अध्यावरण पाए जाते हैं उसको निभाग कहते हैं, ये ऊपर वाला भाग निभाग। तो इस सक्रिय कोशिका के केंद्रक में समसूत्री विभाजन प्रथम बार हुआ जिससे 2 केंद्रक बन गए। दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, जिन्हें
विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। इसका कारण ये होता है क्योंकि इसमें रिक्तिका बड़ी होती है। इस रिक्तिका के दबाव के कारण दोनों विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। पुनः दोनों केंद्रकों में 2 बार समसूत्री विभाजन होता है, टोटल 3 बार, पुनः यहाँ 2 बार होगा, तो प्रथम से 2 केंद्रक बन गए, दोबारा द्वितीय विभाजन हुआ तो हमारे पास इस प्रकार टोटल मध्य वाले जो सक्रिय था उसमें 8 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। इन 8 केंद्रकों में से एक केंद्रक निभाग की ओर से तथा एक केंद्रक बीजांड द्वार की ओर से मध्य में आ जाते हैं। ये दोनों केंद्रक मध्य में आ गए, एक बीजांड निभाग की ओर से आया और एक बीजांड द्वार की ओर से मध्य में आ गया, जिसे ध्रुवीय केंद्र कहा जाता है। इन केंद्रकों को प्रथम बार बोलेंगे अपने ध्रुवीय केंद्र। ये ध्रुवीय केंद्रक दोनों आकर मध्य में मिल जाते हैं, दोनों मध्य में आकर मिल जाते हैं, एक केंद्रक बना लेते हैं। दोनों संयुक्त हो गए, दोनों संयुक्त होने पर हम इसे द्वितीयक केंद्र कह देते हैं। द्वितीयक केंद्र सघन जीवद्रव्य होने के कारण इन केंद्रकों के बाहर भित्तियों का निर्माण शुरू हो जाता है और प्रत्येक जो केंद्रक था वो एक कोशिका में बदल जाता है। देखिए यहां से 3 केंद्रक थे हमारे पास, ये तीनों केंद्रक 3 कोशिकाओं में बदल जाते हैं। पूरा मध्य वाला था वो भी एक कोशिका में बदल जाता है तथा नीचे वाले 3 थे वो भी कोशिकाओं में बदले जाते हैं। इस प्रकार हमारे पास बीजांड की बात की जाए तो हमारे पास मध्य में 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय की संरचना पाई जाती है। इस संरचना को ही कहा जाता है भ्रूण कोश या मादा युग्म कोश। विद्युत जो संपूर्ण परिवर्तन के फलस्वरूप हमें इस रूप में दिखाई देती है। बीजांड द्वार की ओर पाए जाने वाले तीनों कोशिकाओं को अंडे समुच्चय कहते हैं। एक साथ अंडे समुच्चय कहा जाता है। इस अंड समुच्चय में जो मध्य वाली कोशिका नाशपति के आकार की होती है, कुछ बड़ी होती है, इसे अंड कोशिका कहा जाता है, जो मादा युग्मक की भांति कार्य करती है। शेष जो 2 कोशिका बच गई बाहर वाली, इन्हें कहा जाता है सहायक कोशिका, जो पराग नलिका के प्रवेश को सुगम बनाती है। ऊपर वाले जो तीनों कोशिकाएं निभाग की तरफ की ओर होती हैं, इन तीनों कोशिकाओं को प्रतिमुखी कोशिकाएं कहा जाता है। मध्य में उपस्थित जो कोशिका थी वो भी कोशिका में बदल गए दोनों केंद्रक, इसलिए द्वितीय केंद्रक है वो द्वितीय कोशिका में बदल जाता है, द्वितीय कोशिका में बदल जाता है। इस प्रकार आवर्त विधि पादपों में हमारे पास भ्रूण कोश के बीजांड के अंदर 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की एक संरचना पाई जाती है। इस संरचना को ही भ्रूण कोश कहा जाता है। अर्थात मैं बात करूं यहाँ मादा युग्मक की, तो ये संपूर्ण संरचना जो मध्य में पाई जा रही है भ्रूण कोश, वही मादा युग्मक कोश विधि की भांति कार्य करती है।